देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। महाराष्ट्र में एक नेता के मर्डर के बाद अब पूरी की पूरी सियासत इसके इर्द गिर्द घूम रही है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर महाराष्ट्र में एक नया सियासी घमासान शुरू हो गया है। बाबा सिद्दीकी मर्डर के बाद शिंदे सरकार पर महाविकास अघाड़ी की ओर से बड़ा अटैक किया गया है। शरद पवार ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस पर सवाल उठाते हुए ये कहा कि महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर मजाक बन गया है। शरद पवार ने कहा गृह मंत्री और राज्य सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा है कि इस घटना के लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं। बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है महाविकास अघाड़ी की तरफ से, जिसमें शरद पवार शामिल हुए, नाना पटोले शामिल हुए, उद्धव ठाकरे शामिल हुए और तीनों ने ही सरकार पर अटैक बोलते हुए कहा कि कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है, इसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री को लेनी चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र में चुनाव हैं और चुनावों से ठीक पहले बाबा सिद्दीकी की मौत का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जाएगी। महाराष्ट्र चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं तमाम दल, अपनी अपनी तैयारी की जा रही है, अपने अपने वोट बैंक को रिझाने की कोशिश की जा रही है और ये तैयारी महाराष्ट्र में देखने को मिल भी रही है। अब इसमें बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद क्या नया एंगल जोड़ा जाएगा या क्या नया रणनीति बनाई जाएगी, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन महाराष्ट्र में फिलहाल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। कल भी महाराष्ट्र में दशहरे की रैली एकनाथ शिंदे ने की और उद्धव ठाकरे ने की और दोनों ने अपने अपने अंदाज में एक दूसरे पर हमला बोला। एकनाथ शिंदे ने कहा हम ही बाला साहेब वाली शिवसेना है, तो उद्धव ठाकरे ने कहा कि पिता की विरासत मैं संभाल रहा हूं और पिता की विरासत को मैं आगे इसी तरीके से संभालूंगा। एकनाथ शिंदे पर उन्होंने अटैक किया, कहा यह तो खोखे वाली सरकार है और खोखे वाली सरकार बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। खोखे वाली सरकार को इस बार जनता सबक सिखाएगी। तो एकनाथ शिंदे जो है वो पूरी तरीके से हमलावर नजर आए। तो देखिए, दशहरे के मौके पर शिवसेना के दोनों गुटों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। उद्धव ठाकरे ने शिवाजी पार्क में रैली की तो सीएम एकनाथ शिंदे ने आजाद मैदान में समर्थकों को संबोधित किया। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले उद्धव और एकनाथ शिंदे में कड़वाहट किस कदर बढ़ चुकी है, ये इस दौरान साफ साफ दिखा। उद्धव ने एकनाथ शिंदे को मोदी का स्वान करार दिया तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव गुट की तुलना मीम से कर दी। उद्धव ने भाषण में पीएम मोदी से लेकर मोहन भागवत पर सवाल उठाए। दशहरा के दिन बीजेपी की तुलना कौरवों से कर दी, बीजेपी को हाइब्रिड पार्टी करार दिया। मोहन भागवत से पूछा कि क्या उन्हें ऐसी बीजेपी मंजूर है, तो पीएम मोदी को लेकर कहा कि उनकी नजर में शिवाजी वोट की मशीन है, लेकिन हमारे लिए वो भगवान है। आपको सुनवाते हैं उद्धव और एकनाथ शिंदे के सियासी तीर। अडानी जी काय एक जाहिरात केलेली आहे, हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण, पण पुढच्या दोन ओळी राहिल्या, हिंदुत्व आमचा श्वास, मराठी आमचा प्राण, अदानी आमची जान आणि आम्ही शेठजींचे श्वान। हे शेपूट हलवणार एक, मी कुत्र्यांचा अपमान अजिबात करू इच्छित नाही, कारण कालच आपण पाहिलं टाटांचा सुद्धा आवडता कुत्रा, तसा मी सुद्धा कुत्र्यावरती प्रेम करतो। मी श्वान प्रेमी आहे। अर्थात समोर तेजस बसलाय, तो म्हणेल बाबा हे काय बोलतोयस, पण मी लांडगा प्रेमी नाहीये, लांडग्यावरती प्रेम करणारं एवढं औदार्य माझं नाहीये। वोट बँक काँग्रेसची वोट बँक आहे, ही सूद आहे, सूद उतरायला टाइम लागत नाही। तुमच्या प्रचारात बॉम्ब स्फोट मधला आरोपी इक्बाल मुसा प्रचार फेरीत जातो, पाकिस्तानचे झेंडे तुमच्या प्रचार फेरीत दिसतात। दहशतवादी याकूब मेमनच्या कबरीचं उदात्तीकरण तुम्ही करता। बाळासाहेबांच्या आत्म्याला किती वेदना होत असतील याचा विचार तुम्ही करू शकत नाही, कारण कृतीची हाव, सत्याची हाव तुमच्या शरीरात आले, तुमच्या मनात आले। पाकिस्तानमध्ये मला कोणीतरी सांगितलं, पाकिस्तानमध्ये अभिनंदनाचे बोर्ड लागले, म्हणजे आता पाकिस्तानची बोली तुम्ही बोलू लागला। महाविकास आघाडी आणि म्हणून अशा लोकांसोबत बाळासाहेब एक सेकंदही राहिले नसते। मोदीजी शान शिव्या देऊन हिंदुत्व सोडून मिळालेली मदत तुम्हाला लकला, म्हणजे टेम्पररी आहे, हे परमनंट नाही। आणि म्हणून आता एमआयएम आणि उभाटामध्ये तुमच्यामध्ये काही फरक राहिलेला नाही।
अब देखिए, असली नकली शिवसेना वाली जो जंग है वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। आपने लोकसभा चुनावों में भी देखा होगा, विधानसभा चुनावों से ठीक पहले भी उद्धव ठाकरे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पिता की विरासत यानी कि बाला साहेब ठाकरे की जो वो विरासत है वो मैं आके लेकर जाऊंगा। तो एकनाथ शिंदे बता रहे हैं कि उद्धव ठाकरे अब कैसे कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हिंदुत्व की राजनीति नहीं करते हैं, पाकिस्तान के झंडे उनकी रैलियों में लगते हैं। तो सीधे तौर पर ये चुनाव की तैयारी विजय जी है, और कौन असली शिवसेना कौन नकली शिवसेना जो वोटर्स को बताने में कामयाब हो जाएगा उसी को जीत का सेहरा मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कौन वोटर्स को बताने में कामयाब होगा इससे बड़ा सवाल है कि वोटर्स बता देगा कि कौन असली शिवसेना है और कौन नकली शिवसेना है। सब लोग अपना अपना वो जो है वो कर रहे हैं। अभी जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी एक तरह से समझ लेना चाहिए कि किस तरह से शिंदे साहब ने अपनी ताकत को बरकरार रखा है। लेकिन अब विधानसभा चुनाव जो है वो एक असली इम्तिहान है, खासतौर से उद्धव ठाकरे साहब के लिए, क्योंकि यदि इस बार वो फेल हो गए तो उनके लिए बहुत बड़ा परेशानी का सबब होगा। उनकी जो पूरी पॉलिटिकल पार्टी है, उनकी पॉलिटिकल लाइफ है, उस पर अलग तरीके के सवाल खड़े होंगे। तो इसलिए उद्धव ठाकरे के लिए ज़्यादा ज़रूरी है इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना। और उनकी लड़ाई अभी तो ऐसा कि पहले तो कांग्रेस के साथ है, एकनाथ शिंदे के साथ तो बाद में होगी। कांग्रेस के साथ किस तरह से उनको मौका मिलता है, कितनी सीटें मिलती हैं, क्या सीटें मिल रही हैं, क्या कांग्रेस उनकी पहली जीत तब होगी जब कांग्रेस से वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट घोषित करवा लें। पोस्टर तो लगवाई दिए, पोस्टर तो लगवा लिए, उन्होंने लगा दिए, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी ये तय हो जाए, यानी इंडिया ब्लॉक की तरफ से ये तय हो जाए, या क्या है उनकी संगठन महाविकास अघाड़ी, तो वो एक बड़ी बात है किस तरह से वो लड़ रहे हैं। और एकनाथ शिंदे अभी जो हमने दोनों कल रैलियां देखी हैं, आज़ाद मैदान की और शिवाजी पार्क की, उसमें एकनाथ शिंदे मराठी मजबूत शिवसैनिक नेता के तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और जो अभी 2 दिन पहले बहस की थी, उद्धव ठाकरे साहब ने कहा कि वो बाला साहब ठाकरे को छोड़ दें फिर लड़ाई लड़के बताएं, तो बाला साहब ठाकरे को वो कैसे छोड़ सकते हैं? असली शिवसेना तो उनके पास है, और असली शिवसेना बाला साहब ने बनाई थी। उनके पास तो परिवार, बाला साहब परिवार की पार्टी उद्धव ठाकरे के पास है। अब तो चुनाव आयोग की तरफ से बाला साहब मार्क वाली शिवसेना जो है वो एकनाथ शिंदे के पास है। तो यदि उनको उनसे छीनाना है तो विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत लगाकर और महायुति के खिलाफ खड़े होकर महाविकास अघाड़ी कैसे लड़ती है, उनके पॉलिटिकल इस पूरा चुनाव जो है ना सबसे बड़ा इम्तिहान है उद्धव ठाकरे के लिए। दो शिवसेना इसमें इतना भर नहीं है कि सिर्फ शिवसेना का चुनाव चिन्ह मिल गया है। जो लोग भी बाला साहब को सुनते आ रहे हैं, बाला साहब से किसी की तुलना नहीं हो सकती, ना उद्धव ठाकरे की, भले उनके बेटे हैं, ना एकनाथ शिंदे की। लेकिन आप कल का विजयादशमी का दोनों का उद्बोधन देखिए, और जिस विरासत कह लें, जो बोल उनके मुंह से निकलते थे, जिस मराठी और हिंदू क्या कहेंगे उस अस्मिता को टच करते थे, उसमें उद्धव ठाकरे कहीं आपको खड़े दिख रहे हैं क्या? उद्धव ठाकरे का पूरा समय अपनी सफाई देने में, हमको छोड़कर वो चला गया, हमारी ये पीड़ा है, भाजपा के साथ क्यों चले गए, यानी अपना दुख दर्द बताने में जाता है। किसी भी नेता की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो ये न कहे कि हमारे साथ ही हो रहा है, लोग कहें कि उसके साथ ये गलत हो रहा है। वो क्या बताए कि देखिए हम आप लोगों के लिए ये बड़ा काम करने जा रहे हैं। शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे है, उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि पिछले कुछ समय से वो शिवसैनिकों को ये बताने में नाकामयाब रही है, और एकनाथ शिंदे उसमें आगे बढ़ते हुए अभी तक नजर आए। करें तो क्या करें फिर उद्धव ठाकरे? समीर जी, ये भी अपने समर्थकों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार रोते भी हैं, बार बार बताते भी हैं कि मेरे साथ गलत हो गया, मुझे छोड़कर चले गए, खोखे वाली बात फिर से वो रिपीट कर रहे हैं। इसके आगे वो क्या करें? देखिए, अगर उद्धव ठाकरे का जो भाषण था आजाद शिवाजी पार्क से, जो उद्धव ठाकरे ने जो भाषण दिया था, उस भाषण में अगर ध्यान से देखेंगे तो वो हिंदुत्व की बात करते नजर आए। वही अपने शिवसेना को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं हिंदुत्व से गया नहीं हूं। कहीं भी उन्होंने कांग्रेस के साथ का जिक्र नहीं किया, कहीं भी उन्होंने शरद पवार के साथ का जिक्र नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैं मोहन भागवत का सम्मान करता हूं, मैं संघ का सम्मान करता हूं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, क्या वो मोहन भागवत को स्वीकार है? मतलब वो कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि मैं हिंदुत्व की लाइन नहीं छोड़ा हूं। वो पूरे समय हिंदुत्व पे रहे, बाला साहेब ठाकरे का जिक्र करते रहे, और अपने भाषण के अंत में आप देखिए उन्होंने जो लोग आए थे भाषण सुनने, उन सबको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर शपथ उन्होंने वहां पर दिलवाई कि आप जो वोट दोगे वो बाला साहेब ठाकरे के नाम पर उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी को दोगे, और इस खोखे की सरकार को आप बाहर करोगे। वो ये पूरे समय बताने की कोशिश कर रहे थे कि एकनाथ शिंदे बाला साहेब ठाकरे की जो विरासत है उसे आगे लेकर नहीं जा रहे। वो पार्टी जरूर लेकर चले गए, लेकिन वो पूरी तरीके से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हाथ में और
दिल्ली के हाथ का खिलौना बनकर काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र के हितों को वो अनदेखा कर रहे हैं और सारे हित गुजरात के साधे जा रहे हैं। उन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र का पहले ध्यान रखेंगे, मुंबई का ध्यान रखेंगे और किसी बाहरी व्यक्ति को वो इसका अधिकार नहीं देंगे कि वो मुंबई और महाराष्ट्र को चलाए, जो एकनाथ शिंदे अमित शाह के कहनों पर चला रहे हैं। मुझे लग रहा है वो वापस हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर सता रहा था कि कहीं उनके ऊपर पूरा कांग्रेस का छाप न लग जाए, शरद पवार का छाप में लग जाए और उनका हिंदुत्व का जो वोटर बाला साहेब ठाकरे के कारण उद्धव ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिस वोटर ने उन्हें लोकसभा में भी मतदान किया है, कहीं वह पूरा विधानसभा में एकनाथ शिंदे के साथ चला जाए। तो ये पूरे समय अपने भाषण में इस बात की कोशिश करते रहे कि हिंदुत्व का जो वोटर उनके साथ जुड़ा रहे। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो उन्होंने हाइब्रिड का कहा था कि भाई, और फिर अजित पवार को लेकर उन्होंने बड़ा एक मजाकिया लहजे में कहा कि सुनने में आ रहा है कि अजित पवार गठबंधन से बाहर हो रहे हैं। और बाहर होने का कारण उन्होंने बताया कि अजित पवार ने कहा कि मैंने तो 70,000 करोड़ का घोटाला करके गया था, जब मैं सरकार में शामिल हो गया तो इतने बड़े बड़े घोटाले देख के मैं डर गया कि मेरा घोटाला तो बहुत छोटा है, मुझसे भी बड़े भ्रष्टाचारी सरकार के अंदर है, तो मैं वापस निकल जाऊंगा। तो उन्होंने कई जगह मजाक भी उस बात को लेकर जिक्र किया, भ्रष्टाचार का जिक्र किया। और बहुत बड़ी बात है उन्होंने कही कि बीएमसी के 90,000 की जो एफडी थी वह तोड़कर कमिश्नर ने सिर्फ 40,000 की एफडी बची है, 50,000 करोड़ की एफडी तोड़कर किसको बांटी गई है। उन्होंने कमिश्नर को बहुत स्पष्ट कहा है कि आप इसका हिसाब दीजिए, वरना हम सरकार में आएंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे, और जिन्होंने पैसा बांटा है, बीएमसी का बंदरबाट की है, उन सब के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे अब बीएमसी का भी जिक्र कर रहे हैं, महाराष्ट्र की सरकार का जिक्र कर रहे हैं और खासतौर से वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। वो बताना चाहते हैं कि वो बाला साहेब ठाकरे की विरासत को जो संभाल रहे हैं वो हिंदुत्व से डिगे नहीं है, उनका हिंदुत्व असली हिंदुत्व है और आज भी वो शिवसेना के लिए प्रेरणा स्रोत है। और कल जब उन्होंने बाला साहेब ठाकरे का माल्यार्पण उन्होंने किया तो उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे के नाम पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं बाला साहेब ठाकरे को खराब हो रही थी हिंदुत्व के मुद्दे पर, जो लोकसभा चुनावों में जो मुद्दे उठाए गए या हिंदुत्व को लेकर जिस तरीके के बयान दिए गए, सनातन को लेकर बयान दिए गए, उस पर चुप्पी उद्धव ठाकरे की, वो छवि जिस पर डेंट लगा उसे फिर से उद्धव ठाकरे अब वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए खुलकर हिंदुत्व की बात भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो आप देखिए सियासी घमासान चल रहा है, किसी भी वक्त महाराष्ट्र के चुनावों का ऐलान हो सकता है और इसीलिए तमाम पार्टियां अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर रही हैं और अपने अपने वोट बैंक को कैसे इंटैक्ट रखा जाए ये कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। एक और जंग है जो फिलहाल उत्तर प्रदेश में चल रही है, उसकी बात अब कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां बीजेपी कर रही है, समाजवादी पार्टी भी कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ थोड़ी ही देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां वो यूपी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इस दौरान यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के अलावा यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। 1-2 दिन के अंदर महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ साथ उपचुनावों की तारीखों का ऐलान भी हो सकता है और इसे देखते हुए बीजेपी ने दिल्ली का आज का ये मंथन काफी अहम है। चूंकि समाजवादी पार्टी पहले ही 6 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, ऐसे में क्या उम्मीदवारों के नामों को फाइनल किया जाएगा इस बैठक में, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। बहुत बड़े वोटों से जीतेंगे और एक इतिहास बनेगा और ऐसा इतिहास बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सफाया का रास्ता वहीं से शुरू होगा, मिल्कीपुर से। और आते आते 27 में भारतीय जनता पार्टी 50 सीट नहीं पाएगी, 403 में 50 सीट नहीं पाएगी। अगर 50 सीट पा जाएगी, आज की तारीख लेना, आज की महत्वपूर्ण तारीख है, अगर 50 सीट पा जाएगी भारतीय जनता पार्टी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के बेटे को ही चुनावी मैदान में उतारा है। वो अपनी जीत का दम जरूर भर रहे हैं, लेकिन अवधेश जी, यहाँ सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो लोकसभा चुनावों में उससे गलतियां हुई, खासकर उम्मीदवारों के चयन में, जातियों के समीकरण को सेट करने में, क्या उससे कोई सबक लेते हुए कोई विनिंग फॉर्मूला जो है वो बीजेपी निकालेगी और उम्मीदवारों के चयन में इस बातों की ध्यान रखी जाएगी? अगर उम्मीदवारों की केवल भूल की बात है, गलतियों की, तो वो तो दिखाई देगा। उम्मीदवार आप किसको बनाते हैं उसके बाद उस पर प्रतिक्रिया होगी। लेकिन इस समय जो तथाकथित जिनको अयोध्या का राजा बन गया है, वो राजा जिस प्रकार से भाषण दे रहे थे, मैं सोचूंगा आप लोग इंडिया टीवी जरूर बचा के रखना कि 50 सीट अगर बीजेपी आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। और जरूर उनसे पूछा जाना चाहिए कि अब आपका क्या कहना है,
कि एक व्यक्ति को इतना आप तो फुला अवधेश जी को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। बहुत नहीं, seriously लेना पड़ेगा ना, जब इस प्रकार की भाषा बोलते हैं तो जरा टीवी पर आके बोल रहे हैं तो उनको तो समझना पड़ेगा। हम तो सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनके आधार पर राहुल गांधी जी जगह जगह बोल रहे हैं कि हमने अयोध्या के विचार को हरा दिया है, वो उनका कैंडिडेट नहीं होते हुए। और इनकी जगह जगह, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोग यहीं थे जब इनको मुंबई ले जाया गया था, मुसलमानों के बीच की बैठक में ये हीरो बन के बैठे हुए थे, जगह जगह इनको ले जाया जा रहा है। तो इस समय तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, हालांकि ये मोहित खान के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। देखिए, ये जो चुनाव है उसको हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव से सेटबैक में, आघात में तो थी कुछ समय तक, लेकिन धीरे धीरे जो मुख्यमंत्री का तेवर है, जो अन्य नेताओं का तेवर है, उसको हमने फिर पुरानी अवस्था में लौटते हुए देखा है। फिर बैठ के करते हुए, समीक्षा करते हुए, और मुझे बताया गया कि नीचे स्तर पर भी समीक्षा हुई है, कितनी हुई है, कैसी हुई है, वो जानकारी डिटेल नहीं है, कहां कहां कैसे हारे, क्या समस्याएं थी, वो चीजें अगर वो रिपोर्टें सब आई हैं ऊपर, तो निश्चित रूप से उस पर बैठ के हो रही होंगी, उसमें सुधार भी होंगे। और जो कुछ हम देख रहे थे कि ऊपर के 2-3 नेताओं के बीच, खासकर सरकार में जो बयान आ रहे थे, वो भी स्वर मध्यम पड़े हैं, मिले जुले स्वर आ रहे हैं। तो पहले तो आवश्यकता ये होती है कि किसी भी पराजय के बाद जो लीडरशिप है उसका मन मिले, उसके विचार मिले, उसके कदम भी मिलने चाहिए। तो कम से कम अगर वो जो स्वर थे इधर उधर के, वो रुके हैं। दूसरा है कि जो बीजेपी का मूल था हिंदुत्व का, उस पर प्रखरता देखी है। और योगी आदित्यनाथ जी का भी मैंने देखा है कि वो जाकर के जैसे स्वयं हम अगुवाई कर रहे हैं, और मिल्कीपुर स्वयं 3-3 बार तो इस बीच में हम ही लोग चर्चा कर चुके हैं, वो गए हैं और अपने हाथों में लिया है। तो निश्चित रूप से इस सबका असर होगा। और सबसे जो बड़ी बात हुई है जी, कि पूरे देश में जो हिंदुत्व के हृदय में लिए हुए लोग हैं, जो अयोध्या के प्रति उस प्रकार से भावना रखते हैं, उन सबको एक टीस पैदा हुई कि जब बीजेपी से हमारा कोई प्रॉब्लम होगा तो होगा, उसके कारण जो हो सो हो, लेकिन ये जो हो गया है ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए अगले चुनाव में दिखा देना है। और उसका कुछ असर हमने हरियाणा में देखा है, ठीक है, कि कांग्रेस के मुंह से जीत छीन के आ गई है। तो उत्तर प्रदेश में लोग ऐसा नहीं सोच रहे होंगे, लोग जाके नहीं करेंगे, ये मेरे ध्यान में नहीं आया है। बाकी जो आपने कहा, बीजेपी ने बहुत सारी गलतियां की। जो मेजर सबसे बड़ी गलती थी वो ये थी कि जोगी जी के अभी तक के शासनकाल में और केंद्र के भी शासनकाल में जो कार्यकर्ता थे, जो निष्ठावान लोग थे, जो पार्टी में हो, पार्टी के बाहर अलग अलग मंचों से काम कर रहे हैं, बिल्कुल, उन सबकी अनदेखी हुई, उन सबके छोटे छोटे काम नहीं अब जब हुए। पत्ते खुलेंगे, वो सब चीजें उम्मीदवारों उसमें की लिस्ट मायने आएगी, रखती तब है। समझ में आएगा कि बीजेपी ने कितना सबक लिया है, बीजेपी ने क्या बदलाव किया है। अखिलेश यादव तो अपनी पावर दिखा रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि उनके गठबंधन में कितनी सीटें वो कांग्रेस को देंगे, ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है।